रियल एनालिसिस के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो मुझे एक बार बताते चलें। आसान लगता है, मुश्किल लगता है, जैसा भी लगता है बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। अगर पहले नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, आपने बहुत सारी चीजें इसमें से पढ़ रखी होंगी। अनिल कुछ बताने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग है, पहले कभी नहीं पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है अनिल। ठीक है, हम बिल्कुल सभी चीजों को बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं और हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हुए हम चीजों को आगे लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय है तो हमें उस समय का बहुत अच्छा यूज करना है। ठीक है, हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, हम टेस्ट बहुत अच्छे से करने वाले, वो सभी चीजें मैं डिस्कस करने ही वाला हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बेसिकली देखो हमारा जो टॉपिक का नाम है, अभी तक वो सभी लोग क्लियर हो गया होगा सभी को कि हमारे टॉपिक का नाम है रियल एनालिसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हायर मैथमेटिक्स का आप चाहे कोई भी एग्जाम ले लें, चाहे वो मास्टर्स लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे फिर वो गेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, या कोई भी एनबीएचएम हो, टिफर हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर इस एग्जाम का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। और अगर मैं स्पेशली बात करूं आपके आईआईटी जैम एग्जाम में, ठीक है, तो आईआईटी जैम एग्जाम में अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस रियल एनालिसिस के टॉपिक्स में से आते हैं, यानी कि अराउंड आपके 40+ मार्क्स अकेला रियल एनालिसिस कवर करता है। अगर इसमें से हम इंटीग्रल कैलकुलस को हटा दें, उसके बावजूद हमारे पास 40+ मार्क्स के अराउंड अपना रियल एनालिसिस का पेपर रहता है। तो ये बात तो हमें क्लियर है कि जो एग्जाम हमारे पास 100 मार्क्स का है, उसमें से 40% ये पेपर कवर करता है, तो यानी कि चीज तो दमदार होगी ही। ठीक है, यानी कि इसे बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, तभी हमारे लिए चीजें स्मूथ रहेंगी। तो ये बात तो हमें क्लियर है कि इस पेपर को तो बहुत तरीके से करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना ऐसा बहुत कम चांसेस है कि हम एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, बट ये हाथ में आ गया तब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, और वो बिल्कुल आसान होने वाली हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो रियल एनालिसिस में बेसिकली जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, आप लोगों को मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि जब लास्ट ईयर तक जो हमारे पास आईआईटी जैम का सिलेबस था, उसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे जो कि इंक्लूडेड नहीं थे। जो इस साल आईआईटी जैम का सिलेबस है, उसमें 1-2 टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं और कुछ पुराने टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, बट अगले साल के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम जो भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको भी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मतलब आप उन्हें मान सकते हो कि बिल्कुल जो बेसिक्स एबीसी होती है रियल की, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, वो थोड़ा सा हटा दिया गया है, उसको मतलब छिपा कर सीक्वेंस एंड सीरीज में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम वो सभी चीजों के चक्कर में ना पड़ते हुए ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी लोगों को कि हम जो भी सिलेबस में चीजें हट गई थी, और नेक्स्ट ईयर अगर कुछ और भी सिलेबस में चीजें आती है तो वो हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं साथ में। क्या यहां तक सभी लोगों को बात क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो कि हम बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा इतना बड़ा टॉपिक है तो इसमें क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करते हुए चलना है। जो सबसे पहला पार्ट बनता है वो है हमारे पास रियल एनालिसिस में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। अब ये ऐसा टॉपिक है जो आप अपने 11 से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट मास्टर्स तक इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें आपके पास आती ही रहेंगी। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड रहते हैं? क्या सभी ने पहले नाम सुना है लिमिट करके कुछ? क्या लिमिट के बारे में जानते हैं सभी लोग? लिमिट करके कुछ नाम सुना है आज तक कि लिमिट होता है कुछ अपने पास? बताएं मुझे एक बार, गोविंदा, ऋतिक, नियति। हाँ, तो लिमिट बेसिकली इसमें आता है। दूसरा जो टॉपिक आता है इसमें वो है कंटिन्यूटी, और लिमिट कंटिन्यूटी के साथ साथ इसमें अपने पास आ जाता है डिफरेंशिएबिलिटी भी। ये 3 टॉपिक में जो अपने पास मेजरली रहते हैं सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंडर। ठीक है, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, इसमें इन 3 टॉपिक्स पे बेस्ड पर कुछ एप्लीकेशंस भी इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में। वो कौन कौन से हैं? रोल्स थ्योरम अपने पास सिलेबस में है, जो कि हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम लिमिट देखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे,
फिर इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें अपने पास रोल्स थ्योरम आ जाएगा। दूसरा मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पहले पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तीसरा अपने पास आता है टेलर्स थ्योरम, एंड लास्ट एप्लीकेशन आती है मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना। इनमें से कुछ चीजें आपने पहले सुनी होंगी, कुछ चीजें आप शायद पहली बार सुनेंगे, बट हमें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हम सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से लेकर बहुत ही अच्छे लेवल तक, इवन आईआईटी जैम से थोड़ा ऊपर लेवल तक चीजों को देखने वाले हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी लोगों को कि जो पहला पोर्शन अपने पास रियल एनालिसिस में आता है वो है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। उसमें टॉपिक्स आते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और जहां पर सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होते हैं। क्या यहां तक सभी लोगों को चीजें क्लियर हैं? मुझे एक बार बता दें, क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत अच्छे। अब सिंगल वेरिएबल कैलकुलस आता है जैसे ही, अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, जहां पर हमारे पास जो फंक्शन होता है वो किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। वो टॉपिक भी हमारे पास रियल एनालिसिस के अंडर आईआईटी जैम के सिलेबस में इंक्लूडेड है और बहुत ही अच्छे से वहां से क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसका नाम है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, या कहीं कहीं पर उसे कुछ बुक्स में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के नाम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हमारे पास क्या होता है? नाम से ही पता है कि यहां पर जो फंक्शन होने वाला है वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा। ये बात तो देखने से पता है। तो अब एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करने वाले फंक्शन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है इस मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में? जो चीजें सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ी थी वही चीजें यहां पर पढ़नी है मल्टी वेरिएबल के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है लिमिट का। ठीक है, हम वहां पर मल्टी वेरिएबल लिमिट्स निकाल रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूटी, वहां पर भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बातचीत हो रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो कि आईआईटी जैम वालों का फेवरेट भी है, वो है डिफरेंशिएबिलिटी, कि वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखी जाती है। और अक्सर यहां पर बच्चों को थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी हमारे हाथ में नहीं आता। इसके हम बहुत ही सेट तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हुए चीजों को कवर करेंगे, जिससे कि चीजें बहुत ज्यादा आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो वो सभी चिंताएं अभी के लिए मुझ पे छोड़ दो। और इसके बाद इन तीनों पर बेस्ड हमें बहुत कुछ यंग्स थ्योरम, शिवास थ्योरम, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हो सकता है किसी ने सुना हो, ना भी सुना हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन पर बेस्ड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हम डिस्कस करेंगे, चाहे फिर वो इम्प्लीसिट फंक्शन थ्योरम हो, इनवर्स थ्योरम हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे हम। और जैसे हमारे पास सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, वैसे ही आईआईटी जैम वालों का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक, एक क्वेश्चन जहां से आना ही आना है, ज्यादा ही आ जाए तो कोई हमारे पास अचंभे की बात नहीं होगी। तो एक ऑप्शन हमारे पास आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वेश्चन, हमारे पास हमेशा आईआईटी जैम में पूछा जाता है। सेवरल वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा का इक्वेशन पक्के से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। अब दो ये पोर्शन तो हमारे पास हो गए, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब सोचो कि देखो आईआईटी जैम में 40+ मार्क्स की वेटेज रखता है ये पेपर, तो सिर्फ इतनी चीजें तो नहीं होंगी, थोड़ा सा और भी हमारे पास यहाँ पर टॉपिक्स जो इंक्लूड होते हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं उन्हें एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास जो सी पार्ट है, हो सकता है आपने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के बारे में चीजें पढ़ रखी हो, बट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आपने अभी, कुछ लोगों ने हो सकता है अभी सुना हो, कुछ लोगों के आने वाले सेमेस्टर्स में ये टॉपिक आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी आने वाले होंगे। बट जो थोड़ा सा अलग टॉपिक है इनसे हटके, जो कि 11th-12th लेवल या बीएससी फर्स्ट ईयर तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, बहुत कम चांसेस है। अगर ऑनर्स में है तो कुछ बच्चों ने हो सकता है सुना हो, बट यूजुअली हर यूनिवर्सिटी में वो हमारे पास 5th-6th सेमेस्टर में रहता है, बट वो आईआईटी जैम के सिलेबस में है। वो टॉपिक क्या है? उस टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लीजिए, वहां पर इससे क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। और इसमें हमारे पास कुछ बहुत ही चुनिंदा कंसेप्ट होते हैं, बट इसमें जो सारा रोल होता है वो प्रैक्टिस का होता है। ठीक है,
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप सीक्वेंसेस की करोगे उतना ही आसान आपको पेपर में क्वेश्चन लगेंगे। अब आपके पास फायदा ये है कि आपके पास टाइम है, और टाइम का हम बहुत अच्छा यूज करते हुए प्रैक्टिस इसकी ढेर सारी करने वाले हैं। बस आप लोग तैयार रहिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। जितनी प्रैक्टिस आप करना चाहें उतने क्वेश्चन की कमी नहीं रहेगी। क्या यहां तक बात सभी लोगों को क्लियर है कि हमारे पास पहला था सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, दूसरा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स अपने पास। मुझे बता दें एक बार सभी लोग, क्या यहां तक बात क्लियर है? फिर हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर में अपने पास होता क्या क्या है। बता दें मुझे एक बार सभी लोग, क्लियर है गोविंदा? क्या नियति बात क्लियर है? बहुत अच्छे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में अपने पास क्या आता है, कुछ कन्वर्जेंस करके चीजें आती हैं, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, और एक बहुत अजीब सा नाम होता है कोशी सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। बट उसके हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स करेंगे जिन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको बहुत सिंप्लीफाई करके चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सी अपने पास ये है। सीरीज ऑफ रियल नंबर में भी अपने पास ऐसे ही कुछ कंपैरिजन टेस्ट होते हैं, वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक टॉपिक होता है पावर सीरीज करके, एक चीज होती है पावर सीरीज करके। इसलिए हम पहले सीरीज पढ़ेंगे, फिर सीरीज की शक्ति को देखते हुए पावर सीरीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब पावर सीरीज इतनी गजब की चीज है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, पावर सीरीज। अब पावर सीरीज से आईआईटी जैम में चाहे कोई पेपर उठाकर देख लो, एक ना एक क्वेश्चन पक्के से पूछा जाएगा। या बाकी एग्जाम्स में तो इससे ज्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, कहां पर सीरीज कन्वर्ज करेगी, कहां पर डाइवर्ज करेगी, उन चीजों के लिए अपने पास पावर सीरीज बहुत ही यूजफुल चीज है। इसे स्टडी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो पावर सीरीज को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बाद में। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स में जिनकी बात कर रहा था, जो इस साल आईआईटी जैम में ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, वो कौन सा टॉपिक है? क्या किसी बच्चे को इस बात का कुछ अंदाजा है कि वो कौन सा टॉपिक रहा होगा जो पिछले साल आईआईटी जैम में नहीं था बट इस साल आईआईटी जैम में है? क्या किसी को कुछ आइडिया है कि वो कौन सा टॉपिक रहा होगा? अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताते चलो कि नहीं पता है, हम तो देखने ही वाले हैं साथ में मिलकर। कुछ आइडिया है किसी को कि उस एग्जाम के बारे में कुछ बातें, कुछ आप लोगों ने गॉसिप सुनी हो कि भाई ये आपके सीनियर से सुना हो कि इस साल आईआईटी जैम मैथ्स में ये टॉपिक हट गया है, ये टॉपिक नया ऐड हुआ है? किसी को कुछ आइडिया है तो मुझे बता दे, नहीं है तो लिख दो कि नो आइडिया। ठीक है, नो आइडिया, बहुत अच्छे नियति। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अलग टॉपिक है। ठीक है, वो तो इस साल भी आईआईटी जैम के सिलेबस में है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पर है। एक टॉपिक होता है रीमान इंटीग्रेशन। ये टॉपिक बेसिकली पहले आईआईटी जैम के सिलेबस में नहीं था, बट इस साल से इस पर भी बातें शुरू हो चुकी हैं, यानी कि पूरे चांसेस है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट ईयर वाले सिलेबस में भी ये 100% आने ही वाला होगा, और हम सीख लेंगे तो मास्टर्स में काम तो आने ही वाला है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, और एक टॉपिक जो लास्ट ईयर आईआईटी जैम में था बट इस साल आईआईटी जैम के सिलेबस से उसे नाम के लिए हटा दिया गया है, बट उसका यूज अभी भी हमारे पास वहां पर किया जा सकता है। उस टॉपिक का नाम क्या है? उसे बेसिकली कहा जाता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो रियल एनालिसिस का जो बिल्कुल बेसिक अर्क है, जो कि हमें देखने से पता चलता है कि भाई ये रियल एनालिसिस कुछ अलग चीज है, तो किन टॉपिक्स की वजह से है, उन टॉपिक्स में शामिल है ये रीमान इंटीग्रेशन कहिए या फिर पॉइंट सेट टोपोलॉजी कहिए। अब पॉइंट सेट टोपोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं? हो सकता है कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो। क्या किसी ने इंटीरियर पॉइंट करके कुछ नाम सुना है? इंटीरियर पॉइंट अपने पास क्या होता है? क्या किसी ने नाम सुना है कि ये इंटीरियर पॉइंट करके कुछ चीज होती है? कुछ यूनिवर्सिटीज में थर्ड सेमेस्टर में आ जाता है, कुछ में ये थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर के बाद ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इंटीरियर पॉइंट करके कुछ चीजें होती हैं अपने पास। ठीक है, ऐसे ही अपने पास लिमिट पॉइंट करके कुछ नाम होता है। वो सभी टॉपिक्स यहां पर इंक्लूडेड हैं। यहां पर ओपन सेट्स का डिस्कशन हम करते हैं, क्लोज सेट का हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स यहां पर इंक्लूडेड रहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हम इन चीजों का डिस्कशन यहां पर कर रहे होते हैं। क्या यहां तक बात सभी लोगों को क्लियर है? तो मुझे बता दें।
गोविंदा बात क्लियर है, बहुत अच्छे। नियति क्या बात क्लियर है? ऋतिक ने अभी तक बातचीत शुरू नहीं की है। ऋतिक बिल्कुल भी शर्माओ मत, ठीक है। हमारा बहुत लंबा सफर है और हमने बहुत सारी चीजें साथ में मिलते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छे नियति। तो ये अपने पास जो मोटे मोटे तौर पर ये सिलेबस अपने पास रहने वाला है, ये सभी चीजें हमें कवर करते हुए चलना है, ठीक है। ये हमारे पास जो मेन टॉपिक्स है, अगर इससे ज्यादा इस साल कुछ हमें ऐड किया जाता है तो वो टॉपिक्स हम बिल्कुल साथ के साथ में करते हुए चलेंगे, और इससे बाहर कुछ ऐड किया जाना थोड़ी सी गुंजाइश कम रहती है। थोड़े एडवांस टॉपिक्स अगर आते हैं तो हम बिल्कुल उनका बिल्कुल मजे से सीखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कुछ बातें अगर आप लोग जानना चाहते हैं आईआईटी जैम के बारे में या फिर आईआईटी के बारे में, ठीक है। आज के सेशन को थोड़ा सा डिस्कशन सेशन रखते हैं ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, चीजें क्लियर हों, ठीक है। स्टार्टिंग करने से पहले आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि किस तरह की चीजें रहने वाली हैं, हमें क्या करना है, किस तरीके की चीजें करनी है। आईआईटी जैम, देखो बेसिकली नियति आईआईटी जैम होता क्या है। आईआईटी जैम 2004 के अराउंड ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था। जब आप अपने मास्टर्स के लिए जो एग्जाम आईआईटीज ने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था, कि जो एमएससी डिग्रीज हैं, चाहे फिर वो एमएससी मैथ हो, चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, उसके लिए आईआईटी जैम का एग्जाम हमारे पास होता है। बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम है, हर साल बच्चे देते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है मास्टर्स के लिए, आप आईआईटीज में एडमिशन लेते हो इसके थ्रू ही, ठीक है। और इसी के जो मार्क्स है उसके बेस्ड पर एनआईटी की काउंसलिंग भी होती है, तो एनआईटीज में एडमिशन भी इसके बेस पे होता है। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो आईआईएससी इंस्टीट्यूट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहां पर भी एडमिशन इसके बेस पर ही होते हैं। और आइजर्स में भी जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ होती है वो आईआईटी जैम के बेस पर की जाती है, ठीक है। तो मोटे तौर पर आईआईटी जैम एग्जाम अपने पास एंट्रेंस एग्जाम है। आप बीएससी के बाद किसी अच्छे कॉलेज से अपनी मास्टर्स परस्यू कर सको, उसके लिए एग्जाम रहता है। एग्जाम बेसिकली अपने पास 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। उसमें 6-7 टॉपिक्स आते हैं। रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर एलजेब्रा हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, ठीक है। ये टॉपिक्स रहते हैं। लास्ट ईयर तक वेक्टर कैलकुलस नाम का एक टॉपिक भी हमारे पास सिलेबस में था, बट वो इस साल हटा दिया गया है। तो सिलेबस के बारे में ये बातचीत हो गई। बाकी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो मुझे बता दें, ठीक है। गोविंदा, मनोज, सिरिल कुछ भी जानना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बात क्लियर है। तो आप सभी लोगों को आईआईटी जैम के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि अमूमन ऐसा रहता है कि कुछ बच्चों को आईआईटी जैम के बारे में लेट पता चलता है। वो अपने फाइनल ईयर में तैयारी स्टार्ट करते हैं। 6 महीने में बहुत सारी चीजें कवर करने को होती हैं, तो कभी कभी ऐसा रहता है बच्चे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं बट प्रैक्टिस में दिक्कत आने लगती है, ठीक है। बट आप लोगों ने जो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि अभी से तैयारी स्टार्ट करने का, अगर आप इसका सही तरीके से उपयोग कर पाए, ठीक है। अभी भी कंडीशन ये है कि अगर आप इसका सही तरीके से यूज कर पाए तो आप लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान कहें, या फिर ये कहें कि आपकी मेहनत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मुझे 2-4 बातें और आप लोगों से डिस्कस करनी है, फिर मैं वो बातें कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ऋतिक। तो ऋतिक, आपका मुझे लगता है शायद इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, तो आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, और अपने अभी आप सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में, मुझे बता दीजिए एक बार। बहुत अच्छी बात है।
आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। भैया से भी गाइडेंस लीजिए, बाकी यहाँ पर जो फैकल्टी है उनसे भी आप सभी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कभी भी कुछ भी जानना हो तो आपके लिए फैकल्टी बिल्कुल एक एसएमएस दूर है, ये मानकर चलिए, ठीक है। यूपी गोरखपुर डीडी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे। हमारे पास जो इस साल आईआईटी जैम 2022 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर्स हैं बेसिकली, तो वहां से यूपी से बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, हरियाणा से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अलग अलग जगह से बच्चे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं साथ में, और काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट की है, तो बहुत सभी चीज़ सीखने का मौका मिलेगा, साथ में मिलकर चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी किसी को कुछ भी पूछना हो तो मुझे एक बार बता दें। सिरिल ने शायद अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्लास को, तो सिरिल आपका स्वागत है रियल एनालिसिस की इस क्लास में, ठीक है। आज हम बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अभी थोड़ा देखेंगे किस तरीके से पढ़ना है, तो अगर हो सके तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं अपने बारे में ताकि मुझे पता चले। गोविंदा आप भी मुझे बता सकते हैं, मनोज आप भी बता सकते हैं, नियति और ऋतिक के बारे में तो मुझे थोड़ा बातें पता चल गई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी डिस्कशन और होंगे, ठीक है। शायद काफ़ी गहरी बातें लिखी जा रही हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बिल्कुल सभी लोगों का। लिपिका ने भी अभी ज्वाइन किया है, ठीक है, बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं आज, ठीक है। बहुत मतलब आप लोग मान सकते हैं कि आपका बहुत बेस्ट टाइम है जब आप लोगों को पता चल गया है कि आईआईटी जैम हमें क्लियर करना है, आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में आप लोगों को चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ऋतिक क्या होता है कि कुछ आईआईटीज आईआईटी जैम के बेस पर ही आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का कोर्स कराती हैं, जैसे कि जिसमें सबसे फेमस है आईआईटी गुवाहाटी, वहां पर मास्टर्स होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और वो बेसिकली आपके आईआईटी जैम के स्कोर के बेस पर ही जो कट ऑफ आती है उसके बेस पर ही वहां पर एडमिशन होता है, ठीक है। तो देखो गोविंद तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स में है ही, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स में बेसिकली वहां पर कोर्स ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप मैथमेटिक्स के जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ते हुए आप उसके बाद जो रिलेशन है उसका कंप्यूटिंग में, चाहे फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, चाहे फिर आप सॉफ्टवेयर के साइड जाना चाहते हो, जो भी वो चीजें हैं, ठीक है, आप उस तरह की चीजें वहां पर पढ़ रहे होते हैं। जबकि अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है, देखो ऐसा बहुत ही आईआईटी को टैग कर दिया जाता है कि ये आईआईटी प्योर के लिए अच्छी है, ये आईआईटी अप्लाइड के लिए अच्छी है। तो अगर आप आईआईटी में जाओगे तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ आएगी कि ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है कि ये आईआईटी सिर्फ प्योर के लिए ही अच्छी है, ये आईआईटी अप्लाइड के लिए अच्छी है। ये हो सकता है कि कुछ आईआईटीज में रिसर्च मान लो प्योर में ज़्यादा हो रहा हो, अप्लाइड में ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है। तो इस बेस पर कभी कभी आईआईटीज को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब प्योर और अप्लाइड में क्या फ़र्क है, जो सब्जेक्ट आपके जैसे रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, और ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी हो गया, ये आपके प्योर में आते हैं, ठीक है। चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। जबकि अप्लाइड पोर्शन जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, ये टॉपिक्स थोड़े से आपके पास अप्लाइड पोर्शन में आते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा एप्लीकेशन फिजिक्स में भी काफी होता है, वहां पर आप उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली क्या है, जैसे भी आप किसी भी आईआईटी में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो कोर्सेज मिलेंगे वो ऑलमोस्ट हर आईआईटी में सेम मिलने वाला है, ठीक है। एक रियल का कोर्स मिलेगा आपको, एक लीनियर का कोर्स मिलेगा, वो आपको थोड़ा मिक्सचर टाइप मिलेगा, कुछ प्योर होगा, कुछ अप्लाइड होगा, थोड़ा कंप्यूटिंग का भी होगा। तो जैसे जैसे आप अपने सेमेस्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास कोर के साथ साथ कुछ इलेक्टिव पेपर्स आने लगते हैं। अब उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका अगर प्योर साइड पढ़ने का ज्यादा मन है तो आप वही पेपर लें जो कि प्योर ओरिएंटेड है। अगर आप अप्लाइड में चीजें सीखना चाहते हैं तो आप वो कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं
जिसमें कि अप्लाइड की चीजें हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसके बेस पर आप डिसाइड करते हो कि आपको स्पेशलाइजेशन अप्लाइड में चाहिए या अपना प्योर पार्ट में, ठीक है। क्या बात क्लियर है ऋतिक? अगर और भी कुछ बात जानना चाहते हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या ब्रीफ में आइडिया लग पा रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी लिपिका, क्या आप बता सकते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से हैं, आप अपना बीएससी किस ईयर में है, ताकि थोड़ा आइडिया लग सके। बाकी कुछ जानना चाहते? अच्छा, शायद लिपिका बोलना चाह रहे हैं, तो थोड़ा एको आएगा, उसके लिए लिपिका आप ऐसा कर सकते हो कि अगर लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल हम बात भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्लास में कि हम चैट में जितनी चीज़ें लिख सके उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर फिर भी कभी कुछ इशू आता है तो हम बिल्कुल बात तो कर ही सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मोड्स अवेलेबल है बिल्कुल, बट थोड़ा सा ये ज़्यादा बेटर रहता है कि आप लिख दो, ताकि मैं बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो और हम उसे पढ़ते रहें, ठीक है। तो यही चीज़ हम क्लास में ही फॉलो करने वाले हैं, ताकि अभी से हैबिट डल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लिपिका नयागढ़ ऑटोनॉमस कॉलेज, ठीक है, बहुत अच्छे। तो आप कौन सी ईयर में है लिपिका? सिरिल, आप भी बता सकते हैं अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं तो, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ और डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, कि बेसिकली हमारे पास इस कोर्स में जो थोड़ी बहुत चीजें मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, तो वो क्या चीजें हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों से चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूं, मुझे बता दें एक बार कि कुछ चीजें मैं आप लोगों के साइड से एक्सपेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल। क्या आप लोग तैयार हैं वो चीजें करने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छे नियति। तो कुछ चीजें मैं चाहता हूं जिसका आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। मेरे सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को सही लगे तो बिल्कुल उनका यूज कीजिएगा, ठीक है। पहली चीज है कि जब भी हमारा कोई लेक्चर होगा, तो जैसे मैं अभी ये लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, कल से हम थोड़ा अलग पीपीटी यूज करेंगे। आज थोड़ा एकदम से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ा, तो थोड़ा चीज़ों को और ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा करेंगे, ठीक है। तो हम जब भी कोई लेक्चर हमारा होगा, तो उसके बाद आपको लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे, यानी कि हमने क्लास में जो भी पढ़ा है, ठीक है। तो आपके पास उसके हैंडआउट्स होंगे, लेक्चर के हैंडआउट्स आपके पास होंगे। बट फिर भी मैं सभी लोगों से को सजेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि सभी लोग अपने हाथ से नोट्स बनाएं अपने, ठीक है। कि जो नोट्स हैं, सभी लोग अपने अपने नोट्स जरूर बनाएं लेक्चर्स के साथ साथ। चाहे आप उसमें वो सारी चीजें लिखें जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप उसमें जो एडिशनल कमेंट्स भी डाल सकते हैं कि यहाँ पर मुझे पढ़ते हुए यहाँ पर दिक्कत आई, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इस तरीके से ज्यादा अच्छे से लिखा जाए तो मैं इसको ज्यादा अच्छे समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सजेशन ये रहेगा कि सभी लोग अपने नोट्स बनाएं। क्या ये बात क्लियर है? आपके पास पीडीएफ फॉर्म में सारे लेक्चर्स रहने वाले हैं, लेक्चर नोट्स जो हैं, बट फिर भी जब भी आप अपने हाथ से चीजें लिखते हो तो वो लंबे समय तक याद रहती हैं, प्लस रिवाइज करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा उस चीज में। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को कि नोट्स बनाना सभी लोग अपने लिए, मतलब उनके लिए बेहतर रहेगा? क्या चीज क्लियर है सभी लोगों को? पहली बात नोट्स के लिए नियति क्लियर है, गोविंदा बहुत अच्छे, ठीक है। तो सभी लोग नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। और मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी उसमें जो चीजें आगे ऐड करने की वो हम साथ में डिस्कस करते ही रहेंगे। दूसरी बात, नोट्स के साथ साथ रिवीजन। देखो, अब जो ये एक साल का समय हमारे पास है, आसपास एक साल कुछ महीनों का समय हमारे पास है, तो इसकी दो बातें हैं।
पहली बात तो हमें पता है कि हमारे पास काफ़ी समय है, तो हम तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे ही, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा कि हमारा सिलेबस समय से पहले ऑब्वियसली है कि खत्म हो ही जाएगा, ठीक है, सिलेबस हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जो उसके बीच में गैप मिलने वाला है, उसका या तो आप फायदा उठा सकते हो या उसका नुकसान हो सकता है। अगर आप लोगों ने अपनी रिवीजन मेंटेन रखी, रिवीजन कंसिस्टेंटली करते रहे, तो उसका हमको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर वहां पर रिवीजन में थोड़ी भी दिक्कत आई, तो वहीं पर चीजें हमारे हाथ से छूटना स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसलिए सभी लोग रिवीजन का हैबिट शुरू से ही ऐसा बनाएंगे ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो वो क्या हैबिट है? देखो, जब भी हमारा कोई लेक्चर खत्म होगा, जैसे लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ हमारे पास, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप सभी को लेक्चर 1 रिवाइज करके ही आना है। क्या बात क्लियर है कि अगर आज लेक्चर 1 हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपको लेक्चर 1 रिवाइज करके ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी लोगों को? लेक्चर का रिवीजन हमेशा करके आना है, लेक्चर में पिछले लेक्चर का सब कुछ आना चाहिए। थोड़ी सी एडिशनल बात क्या है, अगर मान लो हम लेक्चर नंबर 5 पे हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हुआ, तो आप घर जाओगे, ठीक है, मतलब आप तो घर ही हो, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा, आपको लेक्चर हैंडआउट्स मिल जाएंगे, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको आज सिर्फ लेक्चर 5 रिवीजन नहीं करना है, आपको हमेशा लेक्चर 1 रिवाइज करना है, फिर लेक्चर 2 रिवाइज करना है, फिर लेक्चर 3, फिर 4, फिर लेक्चर 5 रिवाइज करना है। यानी कि हमारी आज जो भी क्लास हो रही है, हमें हर रोज जो हमारे फर्स्ट लेक्चर से चीजें स्टार्ट हुई थी, वहां से लेकर आज हमारे पास टिल डेट तक हमने जितना पढ़ा है, वहां तक चीजों को रिवाइज करना है। अब इसे सोच के लगता है कि ऐसे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, पर अगर बारीकी से देखो, ध्यान से देखो, अब जब हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने उसको रिवाइज किया, तो मान लो आपको 30 मिनट लगा, 40 मिनट लगा, बट जब आप उसको सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से याद होंगी और आपको रिवीजन में कम समय लगने वाला है। और जैसे जैसे आप उसको 5 बार, 10 बार, 20 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो आपको यह भी याद होगा कि किस पेज की लाइन कहां से स्टार्ट होती है। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे मोटिव क्या है? कि आपको चीजें सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, रिटेन करते हुए चीजों को आगे बढ़ना है। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को? क्या रिवीजन से रिलेटेड बात क्लियर है सभी को? पहली चीज, नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। नोट्स में सिर्फ आपको वो चीज नहीं लिखनी है जो मैथमेटिकली है, सिर्फ कि इस डेफिनेशन को ये कहते हैं। आपको जिस आसान भाषा में चीज लंबे समय तक याद रहे, आपको नोट्स उस तरीके से लिखने हैं। क्या सभी लोगों को बात क्लियर है? ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए ये। थर्ड चीज क्या है, अब हर लेक्चर के बाद आपको हमेशा डीपीपी मिला करेगी, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट वो आपके जो लेक्चर हुआ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी लोगों को डीपीपी हर रोज के रोज सोल्व करनी है। क्या बात क्लियर है? डीपीपी आपको हर रोज सोल्व करनी है। क्या ये चीज क्लियर है? डीपीपी आपको जो भी मिलेगी, ठीक है, आपको हर रोज उसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कभी भी डीपीपी को पेंडिंग नहीं रहने देना है। और एक चीज और, डीपीपी के साथ साथ आपका हर संडे टेस्ट रहा करेगा, ठीक है, वो चीजें आप लोगों को पता ही होंगी। डीपीपी क्या है? डीपीपी बेसिकली क्या है, उसमें आपके पास हर रोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहा करेंगी। जैसे कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे सीक्वेंस पढ़ लिया हमने, तो सीक्वेंस पर बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चंस जो बनते हैं, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अब कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपके जो करने लायक क्वेश्चन है वो रहा करेंगे, और थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन जो कि हम आने वाली क्लासेस में करने के बाद बहुत आसान लगने लगेंगे, ठीक है। तो वो सभी टॉपिक्स वहां पर मैं इंक्लूड किया करूंगा, जिससे कि आप लोगों की भी कंटिन्यूटी बनी रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्या बात क्लियर है लिपिका? डीपीपी में बेसिकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं, हर रोज के लेक्चर पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई मेन मेन बातें। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। कुछ जो दिक्कतें आएंगी आपकी साइड से, बिल्कुल आप हमेशा बेझिझक, ठीक है, तो हमेशा आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमेशा बच्चों को दिक्कत आती है, कोई ये बात नहीं है कि आपको जो आने वाली दिक्कत है वो पहली बार आई है। हर बैच में बच्चों को कुछ मुश्किलें आती हैं, ठीक है, बट मेन ये है कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ चीजों करते रहना है। पहली बार में होता है कभी कभी हमें, जैसे कुछ टॉपिक पढ़े नहीं होते, तो पहली बार सुनकर बहुत अजीब लगता है। तो ये मानो कि ये सिर्फ आप पहले ऐसे स्टूडेंट नहीं हो जिसे वो अजीब लगा है।
जब मैंने अपने टाइम में उन्हें पढ़ा था तो मुझे भी वो अजीब लगे थे, बट उनको बार बार पढ़ने से चीजें क्लियर होती हैं, फिर चीजों को हम कनेक्ट कर पाते हैं और फिर जाके चीजें हमें थोड़ी सी आसान लगने लगती हैं। क्या सभी लोगों को बातें क्लियर है? मुझे लगता है मैंने अपनी बात को आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा दी है। अगर किसी को कोई भी कहीं पर दिक्कत आए तो मुझे अभी बता दें। नियति, मनोज, लिपिका, ऋतिक, गोविंदा, सैरिल, क्या सभी लोगों को बातें क्लियर है? बहुत अच्छे गोविंदा, क्लियर है, बहुत अच्छे नियति। बाकी लोग मुझे बताएं, कोई भी बचेगा नहीं ऐसे बिना कमेंट के। क्लियर है, बहुत अच्छे सैरिल। लिपिका, ऋतिक, बहुत अच्छे। ठीक है, उम्मीद है सभी लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी कि हम लोग किस तरीके से आगे चीजें करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कुछ भी मन में डाउट है, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज बेसिकली हम एक दूसरे को जानना चाहते थे, थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जानना चाहते थे, इंट्रोडक्टरी अपना सेशन था आज का। ठीक है,